हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट सेशन में। फ्रेंड्स, हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए विभिन्न एग्ज़ाम के PYQ क्वेश्चनों को देख रहे थे और ये पेपर जो है हमारा वो जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में 2024 में। तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे और आज जो अगले क्वेश्चन हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इनमें से कौन है जो अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? अंतरिम सरकार का मतलब है कि निर्वाचित सरकार से पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो कौन कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है हमारा हीरालाल शास्त्री, श्री CS वेंकटाचारी और श्री टीकाराम पालीवाल, और ऑप्शन डी है श्री जयनारायण व्यास। तो राइट आंसर मैं बता दूं आपको, इसका सी होगा। टीकाराम पालीवाल जो है अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी तीनों ही व्यक्ति हैं, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, ये तीनों ही निर्वाचित सरकार से पहले ही मनोनीत मुख्यमंत्री बन चुके थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री थे, जो कि 7 अप्रैल 1949 से और 5 जनवरी 1951 तक मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। उसके बाद CS वेंकटाचारी बनते हैं, कब से? 6 जनवरी 1951 से और 25 अप्रैल 1951 तक। ये कौन बनता है? ये बनता है CS वेंकटाचारी। ठीक है, तो दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? CS वेंकटाचारी। इसके बाद बनते हैं जयनारायण व्यास, कब? 26 अप्रैल 1951 से और 3 मार्च 1952 तक। ठीक है, 3 मार्च 1952 तक कौन मुख्यमंत्री बनते हैं? जयनारायण व्यास, मनोनीत मुख्यमंत्री। तो तीनों ही मनोनीत रहे थे। टीकाराम पालीवाल है जो एकमात्र प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है और एकमात्र CM है, तो CM और डिप्टी CM दोनों ही रहे थे। ठीक है, तो कौन है? टीकाराम पालीवाल। ये 3 मार्च 1952 को CM बने थे। ठीक है, और 1 नवंबर 1952 तक रहे थे। ठीक है, फिर जयनारायण व्यास जो किशनगढ़ सीट से जीत करके आए थे, फिर ये मुख्यमंत्री बने थे 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक। फिर जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये डिटेल थी इस प्रश्न के संबंध में, ये मैंने आपको बताई। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री और प्रथम निर्वाचित पूछे तो टीकाराम पालीवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग और अनुसूची है। ये हमारे दोनों ही पॉलिटी के क्वेश्चन थे और ये भी 74वां संविधान संशोधन यानी नगरीय निगम से संबंधित प्रश्न है। तो ऑप्शन है भाग 9 अनुसूची 11, भाग 9 क अनुसूची 12, भाग 9 क अनुसूची 11 और भाग 9 अनुसूची 12। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसमें, भाग 9 क अनुसूची 12। 74वां संविधान संशोधन की मैं बात करता हूँ तो इसमें भाग 9 क अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। ठीक है, और ये संविधान संशोधन है 1992 का। ठीक है, और ये 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ, 1 जून 1993 से प्रभावी यानी लागू हुआ। ठीक है, और इसके आर्टिकल की बात करें तो 243P से लेकर के 243ZG तक ये जो आर्टिकल हैं ये नगरीय निकाय से संबंधित आर्टिकल हैं। ठीक है, कुल 18 आर्टिकल है इसमें। ठीक है, 18 विषयों का ही उल्लेख किया गया है। तो 18 विषय किनको दिए गए हैं? नगरीय निकायों को 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, और
अनुसूची 12 जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया, लागू हुआ 1 जून 1993 को। इसमें आर्टिकल है 243 पी से 243 जेड जी तक, कुल 18 आर्टिकल है और 18 ही विषय हैं। ठीक है। राजस्थान में कब लागू हुआ ये नगरीय निकाय से संबंधित, तो ये 9 अगस्त 1994 को राजस्थान में लागू हुआ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में कब से लागू हुआ। जो 74वां संविधान संशोधन था राजस्थान में 9 अगस्त 1994 को लागू हुआ। ठीक है। 73वें की बात कर लेते हैं। 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन वो भी 1992 का ही है। ठीक है, वो पंचायतों से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है, कुल इसमें 16 आर्टिकल है। ठीक है, और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। ठीक है, और कुल इसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायत राज को। और राजस्थान में कब से लागू हुआ ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ये 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को ये भारत में लागू हुआ और राजस्थान में इसको लागू किया गया था। इसके ठीक 1 साल के अंदर अंदर इसको लागू करना था, तो ये 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ ये, और भारत में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और ये आदेश दिए गए थे इस संशोधन के बाद कि जो राज्य हैं वो इसको 1 साल के अंदर अंदर लागू करें, इसलिए इसके 1 साल होने से पहले 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ऑप्शन है गोपीलाल यादव, कांतिलाल, चिरंजी लाल शर्मा, भवानी शंकर शर्मा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ था 1944 में अलवर प्रजामंडल का। ठीक है, और अलवर प्रजामंडल में जागृति लाने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। पंडित हरिनारायण शर्मा का भी नाम आता है, पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। इन्होंने क्या किया था, जागृति लाने का, कुंज बिहारी मोदी। ठीक है, और यहाँ पे अलवर प्रजामंडल में ही जागीर माफी प्रजा सम्मेलन भी हुआ था जो 1941 में हुआ, और यहाँ पे राजपूताना प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ था 1943 में भोलानाथ के प्रयासों से। ठीक है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, भवानी शंकर शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन से ज़िले की सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो ज़िला है उसकी जो सीमाएं हैं पाकिस्तान से नहीं जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और कोटा। इस प्रश्न को डिलीट किया गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। डिलीट क्यों किया, क्योंकि कोटा और जोधपुर इनमें से किसी की भी सीमाएं नहीं लगती हैं। सीमाएं लगने वाले में पहला है गंगानगर। गंगानगर की 210 किलोमीटर की सीमा लगती है। बीकानेर की 168 किलोमीटर सीमा लगती है, और जैसलमेर की 464 किलोमीटर की सीमा लगती है, और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर की। कुल 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है राजस्थान पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, नए ज़िलों के अकॉर्डिंग फलोदी ज़िला भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा, लेकिन अभी आपको पुरानी ही जीके के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जब तक इनकी सीमाओं का सीमांकन नहीं हो जाता तब तक आप यही चारों ज़िले आपको याद रखने हैं। फलोदी भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा। अभी इसका सीमांकन हो जाएगा तब पता चलेगा कि कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करेगा पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंजना देवी चौधरी ने किस किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अंजना देवी चौधरी से संबंधित प्रश्न
आरपीएससी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने काफ़ी बार पूछा है। तो ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है बेंगू, ऑप्शन सी है बिजोलिया और ऑप्शन डी है खेड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था अंजना देवी चौधरी। वैसे तो बेंगू किसान आंदोलन में भी इनका योगदान रहा है, लेकिन हुआ क्या था कि समस्त रियासती संत जो जनता थी उसमें गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला थी, अंजना देवी चौधरी। ठीक है, 1924 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 500 महिलाओं ने भाग लिया था और उन महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने। कहाँ पे? बिजोलिया में। ठीक है, और समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के कौन से संत गागरोन के खिची राजपूत शासक थे? तो ऑप्शन है धन्ना, ऑप्शन बी है पीपा, ऑप्शन सी है दादू दयाल और ऑप्शन डी है रामदास। तो संत जो पीपा जी थे वो गागरोन के खिची राजपूत शासक थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। ठीक है, और इनके गुरु थे रामानंद। ये रामानंद के शिष्य बन गए थे, इन्होंने शासन त्याग दिया था। ठीक है, रामानंद के शिष्य थे। इनका मंदिर और गुफा जो है वो झालावाड़ में आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। आहू व काली सिंध जो नदियां हैं वहाँ पे इनका मंदिर भी है और गुफा भी है झालावाड़ में। ठीक है, मुख्य एक मंदिर और है इनका जो कि समदड़ी गांव बाड़मेर में है। समदड़ी बाड़मेर जो है वहाँ पे भी संत पीपा जी का एक मंदिर है। ठीक है, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनका मेला लगता है समदड़ी बाड़मेर में। ठीक है फ्रेंड्स, संत धन्ना की बात करें तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की श्री गणेश करने का श्रेय किनको जाता है? संत धन्ना जी को। धार्मिक आंदोलन ऐसा पूछे कि धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? संत धन्ना जी ने किया। ये प्रश्न भी एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया है। धन्ना जी का जन्म धुवन टोंक में हुआ था 1415 ईस्वी में और ये जाट परिवार से संबंधित थे और ये भी रामानंद के ही शिष्य थे। दादू दयाल की बात करें तो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं और इनका मंदिर नारायणा जो कि फुलेरा के पास स्थित है वहाँ पे है। क्या पे? नारायणा में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर का। 1587 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल राजकुमार के साथ किया था? ये जो प्रश्न है ये फ्रेंड्स अगर आप 10वीं क्लास की जो राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की जो बुक है उसमें जब आप मोटा राजा उदय सिंह पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पूरी लाइन दी हुई है कि 1587 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसको हम जगत गुसाई के नाम से भी जानते हैं, उनका विवाह किसके साथ किया? जहांगीर के साथ किया था। तो जो 10th की बुक है उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें, वहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। तो जहांगीर के साथ विवाह किया था। उदय सिंह का शासनकाल की बात करें तो 1583 से 1595 तक इसका शासन है मोटा राजा उदय सिंह का। ठीक है, 1583 में क्या हुआ? अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, 1583 में जैसे ये शासक बना था तो इसको जोधपुर का शासन दे दिया गया था अकबर के द्वारा। फिर 1587 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुत्री जगत गुसाई, जिसको हम जोधाबाई भी बोलते हैं, उसका विवाह जहांगीर के साथ किया। ठीक है, और जो जोधाबाई और जहांगीर से ही खुर्रम का जन्म हुआ था, इसको हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उदय सिंह को 1000 का मनसब भी दिया गया था। कितने का? 1000 का मनसब। इस विवाह के उपरांत 1000 का मनसबदार भी बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस फारसी साहित्य से रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो वह फारसी साहित्य रचना कौन सी है
जिसे रणथंभौर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन है बाबरनामा, ऑप्शन बी है अकबरनामा, ऑप्शन सी है तारीख है फिरोज शाही और ऑप्शन डी है चचनामा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसमें, तारीख है फिरोज शाही जो है उसमें रणथंभौर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो तारीख है फिरोज शाही है वो अमीर खुसरो बरनी की है। ठीक है, तो ये किसकी है रचना है? अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो प्लस बरनी की ये रचना है। ठीक है, हुआ क्या था कि जलालुद्दीन ने झायन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जब वह दिल्ली से रणथंभौर के दुर्ग पर वो आक्रमण करने आया तो उसने झायन का जो दुर्ग है रणथंभौर में उसके ऊपर उसने आक्रमण कर लिया और उसके कब्जा कर लिया था, क्योंकि हमीर का जो सेनापति था गुरुदास सैनी वो मारा गया था। ठीक है, गुरुदास सैनी वो मारा गया और जलालुद्दीन ने झायन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और उसने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल दिया। किसने? जलालुद्दीन ने। लेकिन जो जलालुद्दीन है वो रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाया, उसको जीत नहीं पाया। ठीक है, और उसने वापस दिल्ली लौटने का निर्णय लिया और जाते जाते उसने एक बात बोली कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमीर ने पुनः झायन के जो दुर्ग था उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये चीज़ें आपको रणथंभौर से संबंधित याद रखनी है। ये जो सेनापति है गुरुदास सैनी ये इम्पोर्टेंट है, ये जलालुद्दीन के आक्रमण के समय मारा गया था। ठीक है, ये हमीर का सेना नायक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जीके से संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, सड़कों के नेटवर्क के लिए राज्य या राजस्थान सरकार की दीर्घावधि योजना जानी जाती है? तो ऑप्शन है राजस्थान रोडवेज विजन 2020, राजस्थान रोड विजन 2022, राजस्थान रोड विजन 2025 और राजस्थान रोड विजन 2027। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान रोड विजन 2025। यह जो प्रश्न है ये भी रिपीटेड है, ये 2018 के किसी भी इंजीनियरिंग के जो वो था पेपर उसमें जीके संबंधित जो प्रश्न थे उसमें आया था, शायद जेईई में आया हुआ था ये प्रश्न राजस्थान रोडवे विजन 2025 वाला। तो सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करना और सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोड विजन 2025 योजना एक लागू की थी। और इसका जो विभाग है जो इस योजना को देख रहा है उसका नाम है लोक निर्माण विभाग। ठीक है, और अगले 15 सालों में इस योजना का उद्देश्य क्या था कि अगले 15 सालों में सभी गांवों में सड़कों से जोड़ना था। ठीक है, ये इसका विजन था। तो कौन सा विजन है? राजस्थान रोड विजन 2025। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 नंबर का, निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानी प्रदेश का उप प्रदेश है? तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का उसका उप प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन है लूनी बेसिन, घग्गर का मैदान, अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान और बनास बाणगंगा जो बेसिन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बनास बाणगंगा जो बेसिन है वो हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश का ही हिस्सा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में अन्य और मैदानों की बात करें तो एक आता है पिंडमाट का मैदान, भी इसी का हिस्सा है पिंडमाट मैदान। ये राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य है। और खेराड़ जो प्रदेश है वो भी पूर्वी मैदान का ही हिस्सा है, खेराड़ का मैदान। और रोही का मैदान ये भी पूर्वी मैदान का ही हिस्सा है, रोही मैदान। और बाकी के जो है लूनी बेसिन, घग्गर का मैदान और अंतः प्रवाह मैदान ये सभी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके उप प्रदेश हैं। ठीक है, लूनी बेसिन, घग्गर का मैदान और अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान ये सभी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसके उप प्रदेश हैं। बाकी पूर्वी प्रदेश का बनास
बाणगंगा बेसिन है और इसके अन्य पिंडमाट मैदान, खैराड़ मैदान और रोही का मैदान, ये सभी पूर्वी मैदानी प्रदेश के उप प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 32 नंबर का, डेबर झील स्थित है। ऑप्शन है राजसमंद में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। तो जो डेबर झील है वो उदयपुर ज़िले में स्थित है। डेबर झील को ही हम जयसमंद झील भी कहते हैं। कौन सी झील? जयसमंद झील, इसका ही नाम है, डेबर झील का ही। इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। कब? 1685 से 91 के मध्य। किसने करवाया था? जयसिंह ने। डेबर झील का निर्माण किसने? जयसिंह ने 1685 से 91 के मध्य गोमती नदी पर, गोमती नदी पर, ठीक है। और 1950 में इस झील से, कौन सी झील से? जयसमंद या फिर डेबर झील से श्यामपुरा व भाट ये दो नहरें निकाली गई थी सिंचाई हेतु। भाट नहर ये निकाली गई थी, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है डेबर झील। कृत्रिम झील है यानी बनी हुई झील है। मैंने अभी आपको बताया कि 1685 से 91 के मध्य जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया गोमती नदी पर, ठीक है। तो कृत्रिम झील है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। राजसमंद झील की बात करें तो जो कि राजसमंद जिले में है, इसका निर्माण 1662 में करवाया। किसने? राज सिंह ने। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया 1662 में। और इस झील के किनारे नौ चौकीपाल और सुंदर घाट हैं। नौ चौकीपाल ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। नौ चौकीपाल कहाँ है? राजसमंद जिले में स्थित है, राजसमंद झील के किनारे। और यह भी गोमती नदी इसमें आकर के गिरती है। गोमती नदी आकर गिरती किसमें? राजसमंद झील में। और यह अकाल राहत कार्य हेतु बनवाई गई थी। अकाल राहत कार्य हेतु बनवाई गई थी राजसमंद झील, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जीके के प्रश्नों के संबंध में बात करें तो हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन आएगा राजस्थान जीके के प्रश्नों में। 46 नंबर का क्वेश्चन, किस कृषि जलवायु प्रदेश में पाली जिले को शामिल किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, जो कि हमारे कृषि विभाग ने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है। कितने में? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। जिसकी मैं पूरी डिटेल यहाँ बता देता हूँ कि पहला है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ठीक है। फिर आएगा सेकंड ए और सेकंड बी। फिर आएगा थर्ड ए, थर्ड बी। फिर है फोर्थ ए और फोर्थ बी। और इसके बाद है फिफ्थ। ये कुल 10 हैं, 2 2 4 6 और 3 और 1 10। 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश है, राजस्थान जो कृषि विभाग है उसने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी। फर्स्ट जो सी है, फर्स्ट सी, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। और सबसे छोटा की बात करें तो जो फोर्थ बी है, ये वाला, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेकंड बी। सेकंड जो बी है उसमें पाली, जालोर और सिरोही ज़िले जो हैं वो सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। और लूणी बेसिन का जो संक्रांति क्षेत्र है वो भी इसी में आता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न जो है 47 नंबर का है, सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित है श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ व चूरू जिले, चूरू व बीकानेर जिले, बीकानेर व जोधपुर जिले। तो सिद्धमुख नहर जो परियोजना है, यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। यह सिंचाई हेतु सिंचाई परियोजना है और यह हनुमानगढ़ और चूरू जिले में स्थित है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना
वहाँ से निकाली गई ये नहर, ठीक है। और इसका शिलान्यास 1989 में राजीव गांधी ने किया था। किसने? राजीव गांधी ने। तो कौन से ज़िले में है? हनुमानगढ़ में, चूरू में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा जो एक कथन है इसमें मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है, वो अपने को छांटना है। यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, चारागाहों की कमी, अनियंत्रित पशुचारण एवं वनों की कमी आदि नुकसानकारक गतिविधियाँ, मृदा में लवणता एवं क्षारीयता की समस्या। तो कौन सा कथन इसमें मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है? राजस्थान का 1/4 से भी कम क्षेत्रफल फैला हुआ है, यह हमारा गलत है और राइट आंसर ऑप्शन यही होगा, क्योंकि राजस्थान के आधे से भी ज़्यादा जो भाग है उस पर जो मरुस्थल क्षेत्र है फैला हुआ है। अरावली के पश्चिम में लगभग पूरा ही मरुस्थल है। और उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा ये हमारे मरुस्थल को प्रभावित करता है, ठीक है। चारागाहों में कमी, अनियंत्रित पशुचारण, वनों में कमी आदि ये जो गतिविधियां हैं, खनिज खनन, सेम की समस्या, मृदा में लवणता और क्षारीयता की समस्या, ये सभी जो हैं ये मरुस्थल से संबंधित एक कारक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन टोटल इसमें 35 क्वेश्चन आए थे। तो उन क्वेश्चनों को हम कल के सेशन में लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।